हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। हम लोग करेंगे एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट और कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा पैसेज के साथ। अगर आपको पैसेज में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो पैसेज बनाना सीख जाओगे। ट्रस्ट मी, इसके अंदर मैं आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल के पैसेज तो नहीं लेके आया हूँ, इजी से मॉडरेट पैसेज है। बट जो भी पैसेज है ना कि आपको किस तरीके से डील करना है पैसेज को एग्जाम में। अगर हम हिंदी नहीं कर पा रहे तो मैं हिंदी भी बता दूंगा, लेकिन मान लो अगर आप हिंदी नहीं कर पाते हो पैसेज को तो सफिशियंट टाइम है, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपके पास टाइम। बट इंग्लिश से क्वेश्चन मैक्सिमम आप 30 सेकंड में बनाओगे, फिर भी आप 10 मिनट बचा लोगे एग्जाम में। तो आराम से पैसेज को करना। अगर पैसेज खराब है तो लास्ट में करना है। इसको आगे चलो कंटिन्यू करते हैं। हमने 10 मॉक टेस्ट किए इंग्लिश के, ये 11th नंबर है। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखो, एयरफोर्स के लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास पीडीएफ्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब देखो, मैं चीजों को खुल के नहीं कहूंगा, जैसे मैंने पहले भी खुल के नहीं कहा था ना। कोई भी अपडेट मैं देता हूं तो आपको खुल के नहीं कहता हूं कि एग्जैक्टली होगा, मैं हिंट देता हूं हमेशा, और वो चीज होता है। इस बारे में आपको हिंट दे रहा हूं, चीजों को समझ लेना। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक्स ग्रुप से भर रहे हो चाहे वाई ग्रुप से। एयरफोर्स के लिए, ठीक है। इंग्लिश की ये पीडीएफ जो है, इंग्लिश की 2 पीडीएफ है हमारे पास। तो एक तो वो कैब की, और हर बार हमारे वो कैब से ना 80 to 90% एग्जाम्स में आते हैं। मे भी इस बार आ जाए, ठीक है, बस यही समझ लो कि मे भी इस बार आ जाए। बाकी एग्जाम के बाद दिखाएंगे कितना आया। पहले तो हम कंफर्म नहीं कहते, बट एग्जाम के बाद हम दहाड़ते हैं कि देखो यहां से आया। इसके बाद हमारी जो ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है, ध्यान से सुनना, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिस एंड उनके कॉन्सेप्ट है। जो क्वेश्चन है ना उसका सॉल्यूशन में उसके कॉन्सेप्ट को हमने डील किया है। साथ में फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस नरेशन। इसके अंदर आपको पैसेज के 10 पैसेज मिल जाएंगे और हर पैसेज से 5 सवाल, मतलब पैसेज के 50 क्वेश्चन। एंड जो एक्टिव एडजेक्टिव नाउन आते हैं ना, वैसे 50 इंपॉर्टेंट चीज हमने दे रखा है। मिसेस फिल्ड वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। इतना कर लो, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। ये सारी पीडीएफ खरीदने के लिए व्हाट्सअप करोगे। ये तो एक्स एंड वाई दोनों के लिए। और बाकी हमारी जो पीडीएफ आती है ना, जो मैथ की 100% हमारे पीडीएफ से ही आएंगे, या तो एज इट इज या फिर सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके। जो हमारे मैथ के पीडीएफ क्वेश्चन देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। मैथ की पीडीएफ की प्राइस 55 रुपीज है, और क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मैथ के अंदर रहेगा, ठीक है। आंसर की के नीचे वॉच नाउ का बटन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको रीजनिंग की 100% पीडीएफ से हमारे क्वेश्चन रहेंगे, या तो एज इट इज या फिर सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ। सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और करंट अफेयर के तो नहीं कहेंगे कि सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से रहेंगे, बट मैक्सिमम आने की पॉसिबिलिटी रहती है। करंट अफेयर और जीके कोई फिक्स नहीं होता है। और करंट अफेयर की पीडीएफ लोगे 60 रुपीज में, तो इसके साथ एक स्टैटिक जीके की पीडीएफ आपको फ्री मिलती है करंट अफेयर के साथ। ये सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करोगे, और सारे पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। एग्जाम से पहले इनको जरूर 2 बार पढ़ के जाना, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी एग्जाम के बाद समझ में आ जाएगा। और इससे ज्यादा डिटेल में हम कुछ नहीं बताएंगे पीडीएफ के बारे में कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं। जो बताना था हमने आपको बता दिया। व्हाट्सएप करोगे, बस प्राइस बता दी जाएगी, व्हाट्सएप पे पेमेंट करने में पीडीएफ दे दी जाती है, बाकी पढ़ना आपको है। आगे देखो, ये चीज क्या कह रहे हैं आपसे कि ऑलमोस्ट एवरीबडी अलाउज हिमसेल्फ और हरसेल्फ सम entirely unjustifiable generalization on the subject of women। ठीक है, चलो एक चीज मैं बताता हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ। पहले इस पैसेज को नहीं पढ़ो, अभी रुको, पढ़ो नहीं पैसेज को। मान लेते ना कि आप थक गए हो पैसेज पढ़ते पढ़ते और आप हिंदी नहीं कर पाते हो। उस सिचुएशन में इजी, देखो 5 सवाल अगर आते हैं या फिर 4 आते हैं, तो उसमें से 2 से 3 इजी रहते हैं, एक डिफिकल्ट दिया जाएगा। तो एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे 4 सवाल में 3 कर लेंगे, 5 सवाल में 4 कर लेंगे, ऐसे करने का टारगेट रहेगा। हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे जरूर। आप पैसेज का हिंदी भी कर लेते हो ना, डजेंट मैटर, आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक बार आप पैसेज पढ़ के हिंदी करोगे, सबको समझोगे, लेकिन आपने क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस को पढ़े होंगे ना, तो हो सकता है कि आधा पैसेज पढ़ते पढ़ते आप इसका आंसर खोज चुके होगे, ठीक है। तो अगर हिंदी कर भी पा रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालो। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम अनजस्टिफिएबल जनरलाइजेशन आर मेड ऑन, ठीक है। जो अनजस्टिफिएबल जनरलाइजेशन है वो किसके लिए है, मतलब कहते हैं ना कि बराबर का दर्जा नहीं देने का जो हमने एक सब भावना बना रखा है, वो किसके लिए, इन्फेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए, जो किशोर है उनके लिए, टीनेजर्स के लिए, जो 13 से 19 साल के बीच है उनके लिए, या फिर विमेन के लिए है। अब हमको पता नहीं है किसके लिए, लेकिन हम पैसेज पढ़ेंगे हमको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है आपको, देखो, ऑलमोस्ट एवरीबडी अलाउज हिमसेल्फ और हरसेल्फ सम एंटायरली अनजस्टिफिएबल जनरलाइजेशन ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ विमेन। हर कोई जो है ना एक विमेन को लेके ना अनुचित एक व्यू बना लेते हैं अपना, ठीक है, कि समाज में जो है ना, मतलब जनरली आपने समाज में भी देखा होगा, विमेन और मेंस के बीच में ना बराबर का दर्जा नहीं है, वही एक व्यू बना के हर कोई जनरलाइज करके चल रहा होता है।
ठीक है, खुद को ऐसा वो अलाउ करते हैं बनाने के लिए एक वैसा व्यू। मैरिड मेन व्हेन दे जनरलाइज ऑन दैट सब्जेक्ट, जो शादीशुदा है ना वो ऐसा अगर व्यू बना रहे हैं, अपना ओपिनियन बना रहे हैं, ऐसा कुछ मान्यता रख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं इस टॉपिक के ऊपर ऐसा बना रहे हैं, तो वो किस चीज पे बेसिस करते हैं, जजेस बाय देयर वाइफ्स विमेन, ठीक है, वो किस पे जज करते हैं, अपने पत्नी को लेके जज कर लेते हैं। विमेन जजेस बाय देमसेल्फ, विमेन जो होती है ना वो खुद को लेके जज कर लेती हैं कि यार सच सच में जो हमारे साथ ये जो है ना हम इसी चीज के लिए बने हैं। लाइक अगर समाज में देखो पैसेज में बहुत सारी चीजें हिडन रहती हैं, चीजों को समझना यहाँ पे क्या कह रहा है। कोई चीजें है ना जैसे समाज में क्या है, घूंघट में रहना, ठीक है, हिजाब में रहना, ये विमेंस के लिए है। तो एक इंसान जो है ना मैरिड आदमी किसके लिए करता है, ये सोचता है हमारी पत्नी ऐसे रहे, और विमेन किस पे सोचती है, वो खुद पे सोच लेती है कि हमको हमारे लिए यही उचित है, हमको यही करके चलना है। ये चीजें दिखाती है समाज अभी भी भेदभाव को कर रहा है, बराबर पे नहीं चल रहा है, ठीक है। इट वुड बी अम्यूजिंग टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ द व्यू ऑफ मेन एंड वीमेन, ठीक है। ये जो है ना कि इट वुड बी अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब मनोरंजन करना, ये मनोरंजन कर रहा है कि ये जो इतिहास लिखा है ना ये किस चीज को लेके भाई, आदमी और औरत को लेके, ये एक मनोरंजन कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा चीज कह रहा है। अब यहां से आपने पढ़ा होगा, मतलब मनोरंजन का एक मुद्दा बन जाता है ये इतिहास जिसने लिखा है। इट वुड बी अम्यूजिंग टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ द व्यूज ऑफ मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन के ऊपर एक व्यू लिखना, एक क्या हो सकता है भाई, क्या होगा, एक मनोरंजन होगा ये लिखने की, जो इनका इतिहास जो लिखा गया मनोरंजन का काम है। फिर कह रहे हैं क्या हमको इस सवाल का आंसर मिला, इस पे हमने इतना टाइम दिया, भाई मिल गया। पहली बात तो समझ में आ रहा है ये विमेन के ऊपर टॉपिक्स आ रहा है हमारा, ठीक है। सम अनजस्टिफिएबल जनरलाइजेशन आर मेड ऑन, तो ये स्वाभाविक सी चीज है कि ऑन द सब्जेक्ट ऑफ विमेन, यहाँ पे ना कि अनजस्टिफिएबल जनरलाइजेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ विमेन, तो ये विमेन के बारे में बात कर रहा है। अगर ये लाइन ना डायरेक्टली नहीं भी दिया जाता ना तो ये चीज इतना पढ़ के समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ कि भाई ये पैसेज ना आदमियों के ऊपर नहीं, मेनली विमेन के ऊपर जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि औरतों की यहाँ पे जो बराबरी की दर्जा नहीं दी गई है उसके ऊपर ये टॉपिक चल रहा है। तो आप आंख बंद करके विमेन कर देते और आगे बढ़ लेते, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, हमको आंसर मिल गया है तो फर्स्ट पैरा पढ़ के अदर आएंगे। मैरिड मेन जज विमेन बाय देयर, जो मैरिड मेन होते हैं ना वो क्या जज करते हैं, ठीक है, विमेन को किसके बेसिस पे जज करते हैं, क्या अपनी माँ को देख के, क्या अपनी बहन को देख के, क्या अपनी पत्नी को देख के, वाइफ मतलब पत्नियों को देख के, या डॉटर्स बेटियों को देख के। तो इस लाइन में छुपा है ना मैरिड मेन व्हेन दे जनरलाइज ऑन दैट सब्जेक्ट जज बाय देयर वाइफ, अपने पत्नियों के बेसिस पे जज कर लेते हैं कि औरतों को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये चीजें वाइफ्स के बेसिस पे हमने क्या रूल पढ़ा यहाँ पे, पहले पैसेज पढ़ने से पहले हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा और हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया और इसका आंसर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते, ठीक है, नहीं मिलता तो हम आगे पढ़ते, लेकिन मिल गया तो एक पैरा पढ़ के हम आगे पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पढ़ के। अगर हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा और फर्स्ट पैरा के अंदर इसका आंसर होता तो आंसर करेंगे, नहीं तो हम आगे एक पैरा पढ़ते, हो सकता मिल सकता था, नहीं मिलता तो हम पूरा पढ़ लेते, लेकिन मिल गया तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है इन एंटिक्विटी मेल सुप्रीमेसी वॉज, अब मेल सुप्रीमेसी के बारे में ऊपर पहले डिस्कशन ही नहीं था हमारा, ठीक है, कहीं नहीं था, बस औरत के बारे में भी बोला गया था। डाउटफुल है, डूबियस है, अनक्वेश्चनड है, अनक्वेश्चनेबल है, क्या है, हमको कहा जा रहा है इन एंटिक्विटी व्हेन मेल सुप्रीमेसी वाज अनक्वेश्चनड, भाई यहीं पे मिल गया सेकंड पैरा के फर्स्ट लाइन के अंदर, अनक्वेश्चनड है वो, अभी तक किसी ने उस पर सवाल ही नहीं उठाया मेल सुप्रीमेसी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज है ना, किसी ने ये नहीं कहा ना कि ठीक है, तो आजकल की लड़कियां कह रही हैं बट पैसेज के अकॉर्डिंग, आज तक किसी ने नहीं कहा ना कि हम क्यों हिजाब में चले, तुम भी हिजाब में चलो। क्या कभी आपने सुना है किसी वाइफ ने कहा कि हम हिजाब में चलेंगे या फिर हम घूंघट में चलेंगे, ठीक है, लेकिन तुमको भी चलना होगा। अपने हस्बैंड को सुना कि तुम भी घूंघट में चलो, या फिर किसी भी ने कहा कि तुम भी हिजाब में जाओ, नहीं कहा ना, तो अभी भी वो अनक्वेश्चनड है, किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। आगे बढ़ते हैं। इन दोज डेज अ मैन हु टुक विमेन सीरियसली वाज, क्या ऐसा कुछ टॉपिक मिला कि किसी आदमी ने औरत को सीरियसली लिया हो, ऐसा कुछ अपनी हमने पढ़ा अभी तक नहीं पढ़ा ना। एडमायर, डिस्पाइज, रिस्पेक्टेड, इग्नोर, ऐसा कुछ नहीं दिखा, हम आगे पढ़ेंगे ना। अनक्वेश्चन एंड क्रिश्चियन एथिक्स वर स्टिल अननोन, जो क्रिश्चियन का जो एथिक्स है ना वो अभी भी अननोन है, जाना नहीं गया है। विमेन वर हार्मलेस, रेदर सिली एंड अ मैन हु टुक देम सीरियसली वाज समवट डिस्पाइज्ड, ठीक है भाई, यहीं पे मिल गया ना मैन हु टुक देम सीरियसली। अब किसको भाई, देम आया विमेन के लिए ना, जो आदमी एक औरत को सीरियसली लेता था, समवट डिस्पाइज्ड, उससे लोग तुच्छ समझते थे, घृणा करते थे, तो अब इसे डिस्पाइज हमारे पास है ऑप्शन में बी में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर है
विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी विमेन टूक अ न्यू पार्ट ऑफ। क्रिश्चियनिटी के बारे में है, यहाँ पे है क्रिश्चियनिटी के आने से क्या हुआ, ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ। बस ये कहना कि क्रिश्चियन एथिक्स जो है ना, अभी भी अननोन है। इसके अलावा क्रिश्चियन के बारे में कहीं डिस्कस नहीं है इसके अंदर। हम आगे बढ़ेंगे कि क्रिश्चियनिटी आने पर क्या हुआ विमेन के साथ। टेम्परेस एलोन, ठीक है, क्या उनको लुभाने वाली, अकेली इकलौती लुभाने वाली के तौर पर जाना गया। टेम्परेस का मतलब जो लालच देता हो आपको। सेंट एलोन, क्या उनको सिर्फ सेंट मतलब साधु बनने के लिए समझा गया। प्रोटेक्टर, क्या उनको प्रोटेक्टर के तौर पे देखा गया। टेम्परेस एंड सेंट, क्या उनको लुभाने वाली और संत दोनों का दर्जा दिया गया क्रिश्चियनिटी आने के बाद। आगे देखो, प्लेटोज ग्रेट ऑब्जेक्शन टू द ड्रामा वाज दैट द प्लेराइट हैड टू इमिटेट, ठीक है, इमिटेट का मतलब नकल करना, विमेन इन क्रिएटिंग हिज फीमेल रोल्स, ठीक है। मतलब ये जो प्लेटो जो ग्रेट ऑब्जेक्शन, जो प्लेटो का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था ना टू ड्रामा वाज दैट द प्लेराइट हैड टू इमिटेट विमेन इन क्रिएटिंग हिज फीमेल रोल। मतलब जैसे पहले का जो उनका जो ऑब्जेक्शन ये कर रहे हैं ना कि जैसे पहले कोई ड्रामा होता था तो उसमें आदमी औरत का रोल प्ले कर लिया करते थे, ठीक है, औरत तो करती नहीं थी। विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, यही तो पूछ रहा है, कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी आ गया ना। द विमेन टुक ऑन ए न्यू पार्ट दैट ऑफ द टेम्परेस, तो टेम्परेस है हमारा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे टेम्परेस एलोन करके निकल लेते, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आगे पढ़ोगे ना, बट एट द सेम टाइम देखो, जब क्रिश्चियनिटी आया ना तो विमेन को एक नया पार्ट मिला, टेम्परेस का मतलब एक नया तरीका से जाना गया लुभाने वाले कि औरतें लुभाती हैं। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय सी वॉज ऑल्सो फाउंड कैपेबल ऑफ बीइंग अ सेंट, लेकिन उसी टाइम उनको ना संत बनने का भी, संत बनने लायक भी समझा गया। ये संत भी बन सकती हैं, साधु संत, ठीक है, तो ये सेंट भी बन सकती हैं। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है जैसे टेम्परेस एंड सेंट दोनों का ऑप्शन हो, तो डी के अंदर है भाई ये। तो लाइन को जरा पूरा कर लिया रहा, ठीक है, जब भी चीज ऐसे दिखी तो उसको पैरा को पूरा कंप्लीट करके तब आंसर करना, अदरवाइज जो उसमें आप इसका गलत आंसर कर सकते थे। हालांकि अगले पैसेज में आपको ना मैं आपको टाइटल भी पूछूंगा जब आगे दूंगा, और एक पैसेज से रिलेटेड सिनोनिम्स भी पूछूंगा। हालांकि इस पैसेज को मैंने इजी लेवल का पूछा ताकि आप फंसो ना ज्यादा, स्टार्टिंग था। अब हम थोड़ा सा स्पीड में बढ़ेंगे। इसके अंदर एरर पूछ रहा है, द डॉक्टर एडवाइज टू द पेशेंट दैट ही शुड टेक द मेडिसिन रेगुलरली फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अब इसको रोको, वीडियो को रोक के देखो इसके अंदर क्या एरर है। भाई आपने देखा होगा एडवाइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो यहाँ पे टू को हटा लो, एडवाइज द पेशेंट होगा ना कि एडवाइज टू द पेशेंट, ठीक है। तो ये टू नहीं आएगा, क्लियर है। ए के अंदर एरर है जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया, एडवाइज के साथ नो प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो, फिर कह रहा है डायरेक्टर विथ ऑल हिज एम्प्लॉइज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमारे यूट्यूब के ऊपर ना टॉप 52 रूल्स नाम से इंग्लिश की क्लासेस है, आप सर्च करना टॉप, देखो इंग्लिश टॉप 52 रूल्स बाय ए टू जेड स्टडी, ये सर्च करना, बाय ए टू जेड स्टडी जरूर लगाना। टॉप 52 रूल्स की सारी वीडियोस देखना, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। देखो दो नाउन्स के साथ, देखो यहाँ पे डायरेक्टर सब्जेक्ट के साथ हिज एम्प्लॉइज, यहाँ पे विथ आ जाए, एज वेल आ जाए, अलोंग विथ आ जाए, अलोंग आ जाए, तो हम वर्ब का यूज जो है ना पहले के अकॉर्डिंग करते हैं। तो डायरेक्टर क्या हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर का यूज ना हो के वाज का यूज होगा, क्लियर है। चलो फिर कह रहा है यू मैरी एंड, देखो मैरी मैंने शादी करने वाला नहीं, मैरी नाम है, एंड मी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब देखो यू क्या है, मी क्या है, एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट है, मैरी भी एक सब्जेक्ट है और मी क्या एक ऑब्जेक्ट है। भाई हम जब सेंटेंस के स्टार्ट करते हैं ना तो हमको सब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमको सब्जेक्ट चाहिए होगा, हम बाद वाले को ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये मी तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका क्या सही रूल है, आई ना। चलो फिर कह रहा है इसमें से बताओ करेक्ट क्या है, जजमेंट का सही स्पेलिंग क्या है। वीडियो को रोक के देखो, मैं बताता हूँ, जरा फटाक से वीडियो को रोक के आप देखोगे मिल जाएगा। जजमेंट का सही आंसर ए है, जजमेंट सही स्पेलिंग। फिर 10th में देखो, इसमें आपको पूछ रहा है इनडायरेक्ट पूछ रहा है स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच देखो, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब देखो पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे वो सभी चीजें पास्ट में जाएगी, इज का वाज हो जाएगा पहली बात तो, और सेल का शुड हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझना चाहिए। तो सेल का शुड और इज का वाज कहां पे है भाई, देखो इज का इज छोड़ा ये तो नहीं होगा, यू का शुड है, ठीक है, यू का शुड है, यू का शुड है, इन तीनों में वाज है। और एक चीज और देखना भाई, यहाँ पे यू का ना देखो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे आई बनेगा, ठीक है। तो आई कहाँ पे है,
यहाँ पे एंड यहाँ पे, इन दोनों में होना चाहिए। तो आई वुड है जो कि गलत है, आई शुड होना चाहिए। ठीक है, सेल का शुड, आई शुड नीड एंड वॉज हो जाएगा, ये हमारा सही। 11th नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या है, अ पेशेंट विद, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पेशेंट विद द इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिजीज। देखो काल्पनिक बीमारी से जो ग्रसित है उसको क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं ना, हमारा ये नंबर सही है यहाँ पे। वीडियो को रोक लिया करो। डार्क हॉर्स एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम। ठीक है, जो जिसके बारे में ना उम्मीद हो वो अचानक से जीत जा रहा है, कुछ अजूबा कर दे रहा है। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जो जिसकी उम्मीद ना हो और वो जीत जाता हो। पैसेज में सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको इसमें फिलर्स फिल करने। दे ड्रोव का मतलब क्या होता है, ड्राइव का वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब गाड़ी चलाना। डैश पुणे डैश मुंबई, मतलब पुणे से मुंबई तक ना, तो फ्रॉम पुणे से टू मुंबई। ठीक है, चलो सी में है। फिर क्या है, आपको एक्टिव में बताओ। देखो यहाँ पे विल हैव बीन है, ठीक है, विल हैव बीन रिच्ड वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो इसको एक्टिव में बनाओगे ना तो बीन हट जाएगा, तो विल हैव प्लस V3 आएगा। विल हैव के साथ V3 क्या है भाई, देखो हैव के साथ V3 ये गलत है, विल हैड कर दिया ये नहीं होगा, विल हैव रिच्ड सही है ना, बीन हट जाता है और इसमें विल रिच्ड है ये गलत है, तो हमारा सी सही है। हमको पूरा नहीं पढ़ना, बस इतने से समझ में आ रहा है वर्ब को किस तरीके से चेंज करना है, बस उस बेसिस पे कर लेंगे। 15 नंबर देखो, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री डैश मी। देखो भाई जब किसी इंसान से आप एंग्री होते तो फिर क्या फिलर करेंगे, प्रीपोजिशन विद करेंगे। अगर किसी चीज से आप एंग्री होते तो एट का यूज करोगे। चीजों को नीचे रखा है, पढ़ लो वीडियो को रोक के। डोंट मेक मी डैश हर्ट यू। ठीक है, अब देखो गाइज यहाँ पे ना मेक मी फन, मेक मी लाफ, ऐसा आपने सुना होगा। तो मेक मी के साथ ना डायरेक्टली वर्ब आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो नो प्रीपोजिशन, दैट इज नन, ऑप्शन बी। फिर कह रहा वार्म का एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा। एडवर्ब में जनरली आपने देखा होगा ly लगता है, तो वार्म का क्या हो जाएगा, वार्मली। ओके चलो 18 नंबर कह रहा है कैंडिड का पूछ रहा है ऑपोजिट मीनिंग। कैंडिड का मतलब क्या होता है, या तो स्पष्ट का हो या फिर हमेशा जो सच्चा हो, हमेशा सच सच बोल देता हो। अब उल्टा क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, जो बेईमान हुआ, बेईमान। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है, देखो इसको आप पैराजम्बल कहते हो, सेंटेंस का अरेंजमेंट कहते हो, करो। पेंडिंग बिकॉज इट वॉज, देखो यहां से एक से नहीं स्टार्ट करते, रीजन। अगर कोई हमको ना प्रोनाउन डायरेक्टली यूज किया गया है तो इसका मतलब कोई नाउन आया होगा सेंटेंस की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इट क्या है, किसी चीज के लिए आया, अब किसके लिए आया मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं पहले कैसे इट का यूज कर दूं। इसका मतलब एक से नहीं स्टार्ट करते तो हम सी हमारा होगा नहीं, ये चीज क्लियर है। अब ये कह रहा है ना कि देखो कंफर्म दैट, यहाँ पे देखो ना 2 2 1 4, तो 2 से हो सकता है क्या, देखो 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं भी क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो फिर 3 से भी नहीं स्टार्ट करते, तो 3 भी पहले नहीं रहेगा और ऑप्शन में 3 है भी नहीं। क्या हम 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, कंफर्म्ड दैट द एक्यूज्ड रियली। अब क्या कंफर्म्ड हुआ हमको पता ही नहीं है, ये भी 4 से नहीं स्टार्ट हो सकता। अब या तो 2 से होगा या फिर 2 ही से होगा, तो ए या बी दोनों में से कोई एक होगा। तो टू मेनी केसेज स्टिल लाई, अब क्या है, पड़ी है भाई, जो बहुत सारे केसेस पड़ी हैं, क्या पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है ना, तो समझ में आ गया ना कि पेंडिंग। अब 2 के बाद 1 आ रहा है, 2 के बाद 1 के अंदर है। चीजों को इस तरीके से पढ़ना है कि एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, बशर्ते कि जब सवाल पूछा जा रहा हो तब। ठीक है, या फिर कंफर्म से कब स्टार्ट करते हैं, इट वॉज कंफर्म्ड, इट इज कंफर्म्ड, कुछ तो सब्जेक्ट चाहिए ना, मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट थोड़ी कर देते हैं। एक्सिलरी वर्ब से कब करते हैं, जब कोई क्वेश्चन मार्क हो तो हमारा ए से स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखो एबेंस का आपसे सिनोनिम पूछा गया है। मोस्ट सिमिलर का मतलब होता है सिनोनिम, अबेंस का मतलब होता है निलंबित, निलंबित अवस्था, निलंबित अवस्था, सस्पेंशन। ठीक है, कहते हैं ना कि सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर देंगे, आपने पुलिस वगैरह के टर्म में सुना होगा ये सभी चीजें, तो हमारा ए सही है। चलो फिर खत्म हो गया, और सारे पीडीएफ्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आप एक बार व्हाट्सअप करके जरूर पीडीएफ्स को खरीदो और एग्जाम से पहले बाय करो और पढ़ो जरूर, बहुत एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर दो, रेडी स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।